नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि हायर पेंशन के लिए अगर आपको डिमांड लेटर इश्यू हो जाता है तो डिमांड लेटर दिखता किस तरह से, उस डिमांड लेटर में जो पैसे आपसे पूछे गए उसको भरना किस तरह से, और क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डिमांड लेटर के साथ सबमिट करने हैं। तो दोस्तों उसके लिए भी आज मैं डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट होंगे और आपको किस किस तरह से भर के वो ईपीएफओ को वापस करना है। उसी के साथ साथ दोस्तों जब हम पैसा भरने की बात करेंगे तो आपकी बैंक इन्वॉल्व हो जाएगी, तो बैंक के साथ भी आपको कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक दो फॉर्म वहां पर भी भर के देने पड़ेंगे। तो वो फॉर्म किस तरह से होंगे दोस्तों वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको ऑलरेडी डिमांड लेटर इशू हो चुका है, क्योंकि यहां पर मैं स्टेप वाइज आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस किस तरह से स्टेप लेना है ताकि आपका जो हायर पेंशन का जो प्रोसेस है वो आपकी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका पीपीओ इशू होना बाकी रह जाएगा और आपका एरियर इशू होना बाकी हो जाएगा। जिन जिन लोगों को अभी तक डिमांड लेटर नहीं मिला है, जिनके फॉर्म अभी तक प्रोसेस नहीं हुए, उन्होंने भी इस वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि फ्यूचर में जब आपको डिमांड लेटर इशू हो जाएगा तो आपको किस किस तरह के स्टेप फॉलो करने। अगर आप भूल भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन ने वैल्यू एडिशन में एक ऐसा वीडियो बनाया था जो स्टेप वाइज बताता है, जिसमें डिमांड लेटर आने के बाद क्या करना है ये आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, पूरा आखिरी तक देखिएगा, डिटेल में देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोसीजर रिलेटेड टू डिमांड लेटर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है। दोस्तों मैं लगातार 2 साल से हायर पेंशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रहा हूं, आप सबको एक एक क्लैरिटी देते दोस्तों 2 साल की जर्नी आपके साथ मैंने यहां पर पूरी की है और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे बहुत लोगों को उम्मीद मिली होगी, बहुत लोगों को मदद भी मिली होगी। और आज दोस्तों हम उस मुकाम पर आ चुके हैं जहां पर यह जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। और दोस्तों जब इतनी मेहनत मैंने आपके साथ की है, मैंने इतना साथ आपका दिया है, तो दोस्तों आपका साथ भी मैं यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए बहुत चीजें करता है। स्पेशली मैं बहुत सारी चीजें दोस्तों आपके सामने लेकर आता हूं जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकती है। मैं सिर्फ हायर पेंशन से रिलेटेड ही नहीं, मैं पोस्ट रिटायरमेंट के बाद की आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो भी कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर भी दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियोस आपको बताता हूं। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम से जिसका आपका फायदा ले सकते हैं, जिससे सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, वो भी मैं इन वीडियोस में बताता हूं। तो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे उसके लिए उनका नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए, और वो नोटिफिकेशन आपको तब आएगा जब आप वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आज तक अगर आपने मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से मैं आपकी मदद के लिए थोड़ा सा हेल्प करता हूं, मैं आपकी मदद के लिए थोड़ा सा रिसर्च करता हूं, आपके सामने वीडियोस लेके आता हूं ताकि आपको फायदा हो सके। तो दोस्तों उसी तरह से अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे होगा ये कि YouTube को पता चलेगा कि ये चैनल बहुत लोगों को पसंद है, और दोस्तों यहाँ के वीडियो प्रमोट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीनियर सिटीजन्स को मदद हो सकती है। हम एक सब्सक्राइब बटन दबाने से बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को एक साथ मदद कर सकते हैं दोस्तों, ये ताकत आपके हाथ में है। तो सब्सक्राइब किए बगैर दोस्तों आगे मत बढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब दोस्तों ये जो डिमांड लेटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये हैदराबाद के कुकटपल्ली नाम की एक जगह है, वहां का जो ईपीएफओ ऑफिस है उसने इशू किया है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले पैराग्राफ में बताया गया कि भाई जो भी हायर पेंशन एप्लीकेशन इन मेंबर का उनको मिला था उसको उन्होंने स्क्रूटिनाइज किया, और स्क्रूटिनी करने के बाद में उनको पता चला कि भाई ये एलिजिबल बन रहा है, और एलिजिबल बन रहा है तो इसके लिए कुछ पैसा उनको ईपीएफओ को वापस किया जाना चाहिए। और वो पैसा कहां पर दिया है, कितना पैसा वापस करना है, वो यहाँ पर पैरा 4 में दिया गया। सेकंड पैराग्राफ में दोस्तों यहाँ पर बताते हैं, इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट द अबव मेंबर हैज ₹0 एज बैलेंस इन हिज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। The member has not already given consent, strike down which is not applicable, to use accumulation in his PF account for payment of due contribution with interest. Further, the employee has undertaken to deposit contributions along with interest till date of payment. अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि ये जो मेंबर है इनके पीएफ में अभी पैसा 0 है, क्योंकि ये मेंबर एक्चुअली रिटायर हो चुका है, मैं इनको जानता हूँ, और इसलिए इनसे पैसा वापस लेना है, विद इंटरेस्ट वापस लेना है, तो इनको ये पैसा भरना पड़ेगा। However, in the interest of natural justice, the member is once again requested to give his or consent to the transfer of the accumulation in his PF account for payment of due contribution with interest and to deposit balance amount if any. अब दोस्तों जब हमने हायर पेंशन का एप्लीकेशन भरा था उस टाइम पे दोस्तों हमने एक अंडरटेकिंग भर के दिया था कि अगर हम एलिजिबल हो जाते हैं तो पीएफ को जो भी पैसा हमसे वापस चाहिए होगा वो हम दे देंगे। लेकिन वो 2 साल पहले हमने एक लिया था, ईपीएफओ ने 2 साल पहले अंडरटेकिंग लिया था, लेकिन आज 2 साल बाद अगर कोई एम्प्लॉय यहां पर नहीं भी करना चाहता या करना चाहता है तो उसके लिए दोस्तों फिर से एक बार ईपीएफओ यहां पर मौका दे रहा है
पूछ रहा है कि क्या आप पैसा वापस देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। और दोस्तों ये प्रोसीजर एकदम सही है, क्योंकि 2 साल के समय में बहुत लोगों के मन बदल चुके होंगे, कुछ पॉजिटिव हुए होंगे, कुछ निगेटिव हुए होंगे, तो उनको ये मौका मिलना चाहिए कि उनको पैसा वापस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर पॉइंट नंबर 4 में बताया, फर्दर मंथ वाइज ड्यू अमाउंट विद इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड and you being the last employer are directed to provide the consent of employee for transfer of amount standing in his or PF balance immediately to this office, and also deposit the outstanding amount of rupees so and so by 31st of January, so and so by 20th of February, and so by 31/3/2025 through ECR or check payable at par at all branches on receipt of the consent of the member. The total due amount shall be deposited within 3 months of the issue of this letter in the following manner. अब यहां पर ईपीएफओ ने दोस्तों देखिए एक टेबल दिया है। इन्होंने बोला है कि भाई 31 जनवरी 2025 तक अगर आपको पैसा वापस करना है तो पैसा होगा 1,83,988 रुपए, 1,83,988। अगर 28 फरवरी तक आप पैसा करेंगे तो होगा 1,90,961, और 31 मार्च तक अगर आप करेंगे तो वो होगा 1,97,934। दोस्तों अमाउंट जो बढ़ते जा रहा है इसलिए बढ़ते आ रहा है क्योंकि हर महीने का इंटरेस्ट इस पर ऐड हुआ है। और दोस्तों ये लेटर कब इशू हुआ था? 29 जनवरी को इशू हुआ था, और आइडियली देखा जाए तो 3 महीने का समय इनको नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी समय बहुत सफिशिएंट है, ऐसा मेरा मानना है। समय की कोई कमी नहीं है। अब दोस्तों पैसा वापस कैसे करना है उसके ऊपर आता है। यहाँ पॉइंट नंबर 5 में कहा गया, द डिपॉजिट विल बी मेड बाय द कंसर्न्ड मेंबर ओनली फ्रॉम द बैंक अकाउंट अवेलेबल इन द ईपीएफओ रिकॉर्ड्स। द डिपॉजिट्स में बी मेड एज अंडर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको डिमांड लेटर इश्यू हो जाएगा तो पहली चीज जो हमको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि हमको जो पैसा वापस करना है ये उसी बैंक अकाउंट से होना चाहिए जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में है। अगर आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके हो तो दोस्तों ये जो बैंक अकाउंट होगा ये वो अकाउंट होगा जिसमें आपकी ऑलरेडी पेंशन आ रही होगी। जो सीलिंग बेस्ड पेंशन थी ना 1,000-2,000 रुपए की जो मिलती है वो आपके जिस बैंक अकाउंट में आ रही होगी उसी बैंक अकाउंट का दोस्तों आपको चेक देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और बैंक का देंगे तो दोस्तों वो चेक खारिज हो जाएगा। अब दोस्तों आगे इन्होंने दिया है कि मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। इन्होंने मोड ऑफ पेमेंट पहला बताया थ्रू ईसीआर फंक्शनैलिटी अंडर पेंशन ऑन हायर वेजेस एरियर ऑप्शन, और दूसरा बोला है चेक पेएबल एट पार एट ऑल ब्रांचेस ड्रॉन इन फेवर ऑफ कंसर्निंग आरपीएफसी। इट इज टू बी एंश्योर्ड दैट द चेक शुड हैव फॉलोइंग डिटेल्स ऑन इट्स बैक साइड: एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूएएन पीपीओ नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ द पेंशन मेंबर एंड डिमांड लेटर नंबर एंड डेट। अब दोस्तों यहां पर 2 मेथड आपको दिए थ्रू ईसीआर फंक्शनैलिटी, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक जितने लोगों को पैसा वापस देते हुए देखा किसी ने भी ईसीआर की फैसिलिटी यूज नहीं की है। और दोस्तों ये ईसीआर की फैसिलिटी यूज कैसी होती है ये एक्चुअली बैंकर्स को भी नहीं पता, कि मैं बैंकर्स को भी जाके मिलाऊं कि ये कैसे किया जाएगा, किस तरह से ईसीआर किया जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर कोई भी क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है। तो बेस्ट पॉसिबल वे पता है क्या होगा कि आप चेक से पैसा दें। अब दोस्तों पिछले वीडियोस में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हम डिमांड ड्राफ्ट से पैसा दे सकते हैं, तो दोस्तों उसका आंसर होगा नो। आपको डिमांड ड्राफ्ट से पैसा नहीं देना, आपको चेक से पैसा देना है। डिमांड ड्राफ्ट भी एक तरह का चेक होता है, लेकिन उसमें आपको एडिशनल पैसा भी देना पड़ता है डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए। तो आप अपना क्यों नुकसान कराना चाहते हैं? आप चुपचाप चेक से पैसा दीजिए, वो पैसा आपका ईपीएफओ लेने के लिए राजी हो जाएगा। और दोस्तों जो आपको चेक बनाना है वो होना चाहिए पेएबल एट ऑल ब्रांचेस, मतलब कि पैन इंडिया दोस्तों वैलिड होना चाहिए। जनरली अगर आप चेक देखेंगे तो चेक के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कहीं ना कहीं पे लिखा होता है पेएबल एट पार एट ऑल ब्रांचेस। तो दोस्तों इस चीज को इंश्योर कीजिएगा जो चेक दिया जाएगा वो पैन इंडिया एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बैंक वालों से जाकर पूछिए, वरना कम से कम उस पर इतना तो लिखा होना चाहिए कि इट इज पेएबल एट पार एट ऑल ब्रांचेस। और दोस्तों ये आपको किसको देना है? जिस आरपीएफसी से आपको, जिस रीजनल पीएफ कमिश्नर ऑफिस से दोस्तों आपको ये लेटर, डिमांड लेटर आया हुआ है उसको ही देना है। मतलब कि इन व्यक्ति के केस में ये जो आया हुआ है वो कहां से आया है? रीजनल ऑफिस कुकटपल्ली। तो दोस्तों रीजनल ऑफिस कुकटपल्ली के नाम से ही इनको बनाना होगा चेक, तभी दोस्तों दिया जाएगा। और जब आप चेक देंगे तो चेक के बैक साइड पे आपको क्या लिखना है? जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर था, जब आपने हायर पेंशन का फॉर्म भरा था दोस्तों तो आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर था, वो डिमांड लेटर में दोस्तों यहां पर दिया होता है। कहां पर दिया होता है डिमांड लेटर में? अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पर जहां पर कर्सर दिख रहा है ना आपको सब्जेक्ट लाइन में, ऑप्शन एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहां पर आपको टोटल नंबर दिया हुआ है, आपको ये डालना है। फिर दोस्तों आपको डालना है यूएएन और या पीपीओ नंबर आपका डालना है, दोनों है तो बेहतर दोनों डाल दीजिए। नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ द पेंशनर मेंबर एंड डिमांड लेटर नंबर एंड डेट। डिमांड लेटर का नंबर दोस्तों कहां पर दिया होता है? ये है आपका डिमांड लेटर का नंबर जो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है। तो दोस्तों ये आपको चेक के पीछे लिख के देना है। नीचे फिर ये बोलते हैं मेंबर हु हैड नॉट सबमिटेड जॉइंट ऑप्शन रिक्वेस्ट अंडर पैरा 26(6) ऑफ ईपीएस 1952 अर्लियर हैज बीन अलाउड टू सबमिट द जॉइंट रिक्वेस्ट विद एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द लास्ट एम्प्लॉयर under para 26(6) of EPS 1952 in the attached pro forma copy enclosed in terms of circular number
फलाना फलाना। Therefore, you are requested to kindly upload through employer portal the joint request and undertaking duly filled and duly signed along with consent of member of diversion payment of the due amount. अब दोस्तों ये जो भी अंग्रेजी यहाँ पर लिखी है मैं आपको बताया, आप जब भी हायर पेंशन के लिए जाएंगे तो जो ईपीएफ एक्ट का करंट 11(4) प्रोविजन है वो कहता है कि आप हायर सीलिंग को क्रॉस करके एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पे जो आप पेंशन लेंगे उसके लिए आपको एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म देना पड़ता है 26/6। और दोस्तों 26/6 आपको कहां मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल भी डोंट वरी। ओके, तो दोस्तों आपको ये 26/6 भर के देना है। अब ये 26/6 कौन भर के देगा? तो दोस्तों इस फॉर्म को जब आप देखेंगे तो इसके ऊपर 2 लोगों के साइन होते हैं। चलिए मैं आपको पहले फॉर्म दिखा देता हूं तो आपको बताऊंगा कहां से मिलता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपको यहां पर दिया है 26/6 का प्रोफॉर्मा, है ना। अब दोस्तों यहां पर क्या करना होता है, यहां पर आपको टू द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रीजनल ऑफिस कुकटपल्ली है तो कुकटपल्ली लिखिए, जो भी आपका रीजनल होगा वहां पर देखिए। आपका नाम यहां पर लिखना है। आई एम एन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ ईपीएफ स्कीम 1952 हैविंग यूएएन नंबर आपको यहां पर लिखना है। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द प्रोविजंस ऑफ पैरा 26/6, ये पूरा दोस्तों बाय डिफॉल्ट यहां पर दिया है। ओके, या अगर आपको ये अप्लीकेबल होगा नीचे का तो दोस्तों ये पैराग्राफ भी दोस्तों आप यहां पर लिख सकते हो। ओके, अब आपको मुद्दे की बात बताता हूं, ये जो भरना है ये तो बहुत आसान है, आप पढ़ के समझ जाओगे। लेकिन मुद्दे की बात ये दोस्तों, ये जो 26/6 होता है इसके ऊपर 2 लोगों के साइन लगते हैं, एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर। तो दोस्तों आपका जो लास्ट एम्प्लॉयर होगा उससे ही दोस्तों आपको ये फॉर्म को भराना है। समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 3-4 डिवीजन में काम किया और हर एक जगह अलग अलग ट्रस्ट है। तो दोस्तों आपको ये कहां से भरना है? जहां पर आप 58 ईयर्स के हो चुके थे, जहां से आपकी पेंशन शुरू हो गई थी, है ना। समझ लीजिए अगर आप लखनऊ, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे 3 जगह पर काम किए और अब बैंगलोर में दोस्तों 58 ईयर्स के एज के हो चुके थे, तो वहां का जो ऑफिस होगा, वहां का जो ट्रस्ट होगा, उसका साइन दोस्तों इसके ऊपर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो आपका लास्ट एम्प्लॉयर होगा, ओके, लास्ट एम्प्लॉयर कहां तक का? 58 ईयर्स तक का, क्योंकि 58 ईयर्स में दोस्तों आप एग्जिट हो जाते हो ईपीएस से, तो वहां पर दोस्तों आपको लेना है। जो लोग डिफर्ड पेंशन ली होगी जिन्होंने, उनको भी दोस्तों 58 ईयर्स का ही मार्क याद रखना है। जब आप 50 ईयर्स के थे, जब आप ईपीएस से एग्जिट हो चुके थे, जब से आपकी पेंशन शुरू होने वाली थी एक्चुअल में, आपने भले ही डिफर किया लेकिन जो एक्चुअल पेंशन शुरू होने वाली थी वहां पर आप किस एम्प्लॉयर के पास थे, उससे दोस्तों आपको यहां पर भरवाना है। ठीक है, तो यहां पर आपका साइन होगा, उसका साइन होगा। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ भरवाना नहीं है, आपको इसका ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखना है। ये ओरिजिनल कॉपी आपको डिमांड लेटर का जब आप पैसा भरने जाएंगे, चेक देने के लिए जाएंगे, तब ईपीएफओ को सबमिट करना है और एम्प्लॉयर को बोलना है कि एम्प्लॉयर का जो पोर्टल होता है ईपीएस 95 का, वहां पर इसको स्कैन करके अपलोड करें। मैं फिर से एक बार बता दूं, एम्प्लॉयर को स्कैन करके इसको अपलोड करना है, क्योंकि सिर्फ आपके देने से नहीं होगा। मैंने कहा ना, इस पे दोनों की साइन होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए। तो जब आप फिजिकली कॉपी ईपीएफ को देंगे, उसके साथ साथ एम्प्लॉयर ने भी अपने पोर्टल पे डाला होना चाहिए, वरना एंड में इसके वजह से बहुत लोगों की पीपीओ रुक गए हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई, वो छोटी छोटी बार का ही है जो लोग मिस कर जाते हैं, इसको दोस्तों आपको ध्यान से देखना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता है एक अंडरटेकिंग भी आपको देना होता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई एक अंडरटेकिंग एम्प्लॉयर को लिख के देना पड़ेगा कि भाई वो एम्प्लॉय की मदद करने को तैयार है हायर पेंशन के लिए। तो दोस्तों वो यहां पर है, ये देखिए जो अंडरटेकिंग बाय एम्प्लॉयर है, I being the employer as per provisions of section 2 of EPF Act in respect of the above mentioned employee hereby undertake to pay the administrative charges payable at the prescribed rates towards EPF contribution made by in respect of the said employee, including his or contribution on pay exceeding the statutory wage ceiling. I further undertake to comply with all the statutory provisions of EPF and MP Act 1952 and scheme framed thereunder in respect of such employee. तो दोस्तों क्या होता है, जब आप पैसा वापस करेंगे हायर वेजेस के ऊपर, तो वो जो लोग ऑलरेडी सर्विस में उनका तो ट्रस्ट के थ्रू ही दोस्तों पैसा वापस जाएगा। तो वहां पर एम्प्लॉयर इसके लिए राजी है कि नहीं, ये अंडरटेकिंग लगेगा। दूसरा दोस्तों, जब पैसा वापस जाएगा उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे, वो भी ट्रस्ट को बेयर करने पड़ेंगे, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर अंडरटेकिंग चाहिए होगा। तो जब आप डिमांड लेटर का चेक डिपॉजिट करने चाहेंगे तो 26/6 का ये जो अंडरटेकिंग है दोस्तों, ये आपको देना है। और ये जो अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर है, ये दोस्तों आपको ईपीएफओ को देना है, इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत। और ये दोनों फॉर्म 26/6 और अंडरटेकिंग एम्प्लॉयर को स्कैन करके ईपीएफओ पोर्टल में अपलोड करना है, ये बात भूलिएगा मत, आपके एम्प्लॉयर को बताइएगा जरूर। अब दोस्तों आप मुझे पूछेंगे कि भाई ये जॉइंट ऑप्शन फॉर्म और अंडरटेकिंग मिलेगा कहां पे? आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है पता है? आपको गूगल पे जाना है और यहां पर बिल्कुल अच्छे तरह से सर्च करना है जॉइंट ऑप्शन फॉर्म पैरा 26/6 करके आप इसको कीजिए।
जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा इसको बिल्कुल क्लिक कर दीजिए। यहाँ लिखा होगा परफॉर्मा फॉर जॉइंट रिक्वेस्ट फॉर्म, इसको आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये आपका बिल्कुल यहाँ पर ये जो 14 जून 2023 को जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, सर्कुलर इशू हुआ था, उसके एंड में दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में मिल जाएगा। देखिए ये दोनों चीज आपको मिल जाएगी। वैसे आपका एम्प्लॉयर के पास होगा, आपको ईपीएफओ भी देगा, लेकिन अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल ही अलाउड है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आइए आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अब दोस्तों क्या है कि आपने जान लिया चेक कैसे देना है, चेक कैसे भरना है, सब कुछ आपने लिख लिया। आपको ये मैंने जो 2 एप्लीकेशन फॉर्म बताए, अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉयर, पैरा 26/6, ये भी आपने भर लिया। लेकिन दोस्तों जब आप चेक डिपॉजिट करने जाएंगे, अगर समझ लीजिए आपकी डिमांड 10 लाख से ऊपर है, तो कोई भी चेक इंडिया में 10 लाख के ऊपर पैसा देने के लिए एलिजिबल ही नहीं होता इंडिविजुअल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती है, कंपनियां कर सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे दोस्तों 10 लाख के ऊपर का चेक ऑनर नहीं किया जाता। आपने अगर एक स्टेप और यहां पर नहीं लिया जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो दोस्तों आपका ये चेक कैश ही नहीं होगा और ईपीएफओ बोलेगा कि आपका चेक क्रैश हो चुका है, आपका चेक बाउंस हो चुका है, और इसीलिए दोस्तों अब ये हायर पेंशन का एप्लीकेशन आपका रद्द किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, 10 लाख के ऊपर का अगर आपका अमाउंट है तो आपको एक और चीज करनी है। वो क्या करना है? पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक पेमेंट्स नाम की एक चीज होती है दोस्तों, उसका फॉर्म भर के आपको अपने बैंक को देना है। जब आप ये भर के देंगे तो आप इसमें अपना चेक नंबर वगैरह सब लिख के देंगे और बताएंगे कि भाई मैं कितना पैसा देने वाला हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 14 लाख का डिमांड है, तो आप 10 लाख के ऊपर अगर आपको देना चाहते हो तो आपको ये एप्लीकेशन भर के देना होगा। ये एप्लीकेशन भर के जब आप अपने बैंक को सबमिट करेंगे, इसका एक कॉपी ईपीएफओ को देंगे, तो ईपीएफओ को एक पक्का हो जाएगा कि भाई आपका चेक बाउंस नहीं होगा। तभी दोस्तों ईपीएफओ आपका चेक जो है वो एक्सेप्ट करेगा और एक्चुअल में आपका चेक बाउंस नहीं होगा। तो 10 लाख के ऊपर का पेमेंट जब भी आपको करना है तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम देना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा अगर आपका पेमेंट 10 लाख से कम का भी है तभी आपको पॉजिटिव पे सिस्टम का फॉर्म यहां पर दोस्तों भर के देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फॉर्म कैसा होता है। अब दोस्तों ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक पेमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको ब्रांच मैनेजर, मैंने एसबीआई का फॉर्मेट लिया, मैक्सिमम बैंक्स का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, आप इसको देख सकते हैं। जो भी आपकी बैंक होगी, गूगल में जाइए, बोलिए पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक पेमेंट्स और आपके बैंक का नाम डालिए, उसका फॉर्मेट आपको वहां पर तुरंत मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको पैरा 26/6 का फॉर्मेट बताया। तो दोस्तों समझ लीजिए आपका बैंक एसबीआई में है, तो आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, आई वी सन एंड डॉटर ऑफ, सन एंड डॉटर ऑफ, क्योंकि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो ऐसा करना पड़ सकता है। अगर आपका सोल अकाउंट है तो आप यहाँ पर एक आदमी का दोस्तों यहाँ पर साइन लिख के दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली बैंक का काम का है, तो इसका ईपीएफओ से एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है, पर क्योंकि हमारा चेक बाउंस नहीं होना चाहिए तो हम कर रहे हैं। तो अगर आपका वो जो अकाउंट है वो ज्वाइंट नेचर में है तो दोस्तों आपको सबके नाम यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, जो जो वहां पर बेनिफिशियरीज है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर लिख के देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट टाइप लिखना है कि ये करंट अकाउंट है या सेविंग बैंक अकाउंट है, एंड अकाउंट लेवल लिमिट लिखनी है। अब दोस्तों समझ लीजिए अगर आपको 14 लाख का चेक देना है तो मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ पर 15 लाख की लिमिट लिखिए। ये जो अकाउंट लेवल लिमिट है आप थोड़ा 1 लाख की लिमिट यहाँ पर ज्यादा देके रखिए, ताकि वहां तक के चेक बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, है ना। अगर आपको समझ लीजिए 4 लाख देने तो आप यहाँ पर 10 लाख का लिमिट देके रख दीजिए, तो ज्यादा हो जाएगा। डोंट वरी, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, नुकसान सिर्फ फायदा सिर्फ ये होगा कि जो भी चेक आप ईपीएफ को देंगे वो बाउंस नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइए, नीचे आपको बहुत सारे, मैं आपको जानबूझ के पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टेक्निकल जार्गन है, कोई जरूरत नहीं है। काम की चीज आपको बताता हूँ, बाद में पढ़ तो आप खुद भी सकते हो। बैंकिंग यहाँ मेरा वीडियो पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हो या आगे आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पूछा है कि अकाउंट नंबर बताइए, फिर आप जो चेक अभी देने वाले ईपीएफओ को उसका चेक नंबर दोस्तों यहाँ पर चेक नंबर की जगह पर लिखिए। उस चेक का डेट, अगर आप कल के डेट का दे रहे तो कल का डेट आप यहाँ पर लिखिए। चेक अमाउंट अगर पैसे में भी है, समझ लीजिए 10,99,000 पैसे, तो 99 पैसे भी दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा। ज्यादा मत लिखिए, कम मत लिखिए, जो भी आपके डिमांड लेटर में दिया वो लिखिए और वो दोस्तों यहाँ पर जमा कर दीजिए। यहाँ पर चेक अमाउंट लिखिए, चेक नंबर लिखिए, पेई नेम लिखिए। पेई नेम मतलब आप किसके नाम से दे रहे हैं, जो भी आपका रीजनल पीएफ कमिश्नर होगा उसका नाम दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है। और ये मल्टी सिटी चेक होगा कि नॉन मल्टी सिटी चेक होगा दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों ये मल्टी सिटी चेक ही आपको देना है, क्योंकि पेएबल एट पार एट ऑल ब्रांचेस की बात है, तो आपको मल्टी सिटी ही दोस्तों यहाँ पर लिख के देना है। तो दोस्तों आप जो भी चेक नंबर यहाँ पर देंगे उसका दोस्तों पेमेंट अब उस लिमिट तक का माना जाएगा, है ना दोस्तों। और ये नीचे आके ये पूरे इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस उसको टिक कर लीजिए। और जितने भी लोग इस अकाउंट को होल्ड करते हैं, अगर आप अकेले हैं तो अकेले का यहाँ पर साइन और नाम लिख के यहाँ पर साइन कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं, अगर आपके और आपके स्पाउस का जॉइंट अकाउंट है तो दोनों का दोस्तों नाम और साइन यहाँ पर लिखिएगा। और ये एक्नॉलेजमेंट दोस्तों आपको बैंक से लेना जरूरी है, भूलिएगा मत। ओके, जब आप एक्नॉलेजमेंट बैंक आपको सील करके देगा, हो सके तो इसका जेरॉक्स रख लिया, इसका फोटो एटलीस्ट निकाल के रख लीजिए ताकि आप इसका बाहर से प्रिंट ले सके। आपको फॉर्म पूरा भरना है, पूरा साइन कर लेना है,
इसके ऊपर बैंक वाला आपको सील मार के देगा, तब 2 मिनट के लिए उससे फॉर्म लीजिए, उसका फोटो निकाल लीजिए, अच्छे से अच्छा फोटो निकालिएगा ताकि आपको इसका प्रिंट लेना है। ओके, ये नीचे का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट वाला, और ऊपर का एप्लीकेशन बैंक को जमा हो जाएगा। अब इससे जो भी चेक नंबर आपने इसमें लिखा हुआ दोस्तों, वो अब बाउंस नहीं होगा। वो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं बाउंस नहीं होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे है ना। सिर्फ लिमिट की वजह से दोस्तों ये कैंसिल नहीं होगा, ये बिल्कुल यहां पर इंश्योर किया जाएगा। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज बताता हूं। जब आपने डिमांड लेटर के पैसे भरने के लिए चेक दे दिया, आपने फॉर्म 26/6 दे दिया, आपने अंडरटेकिंग दे दिया, आपने पॉजिटिव पे सिस्टम बैंक को सबमिट कर दिया, इसका एक कॉपी उठा के आपने ईपीएफओ को भी दे दिया, है ना। अब दोस्तों आपने ये सब कर लेने के बाद पता है क्या करना है? वहां जाना है, ईपीएफओ ऑफिस में जाना है। ईपीएफओ ऑफिस में जाके दोस्तों आपको चेक जमा करना है। पहले मुझे लगता था कि बैंक अकाउंट में जाके चेक जमा करना है, लेकिन हैदराबाद के जितने लोगों को मैं जानता हूं, सबने ईपीएफओ ऑफिस में जाके चेक जमा कर दिया। अब दोस्तों जब आप उनको चेक जमा करेंगे ना, तो एक्नॉलेजमेंट विद डेट लेना मत भूलिएगा। अब मैं एक्नॉलेजमेंट विद डेट पता है क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि देखिए डिमांड लेटर में ना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इन महाशय को 3 अलग अलग महीने में अलग अलग पैसे देने। समझ लीजिए 28 फरवरी को इनको 10,90,000 रुपए इनको जमा करने थे, और इन्होंने 27 फरवरी को दे दिया चेक ईपीएफओ को, और 27 फरवरी को देने के बाद ही ईपीएफओ उस चेक के ऊपर बैठ गया और इसको मार्च में उन्होंने कैश किया। लेकिन मार्च में एक्चुअली पैसा कितना देना था? 1,97,000 देना था। तो हो सकता है कि ईपीएफओ बोले कि भाई आपने चेक हमको कम अमाउंट का दिया हुआ है, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका पेंशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट है, अगर उसके ऊपर डेट है, उसके ऊपर ईपीएफओ का सील और स्टैंप है, तो दोस्तों ईपीएफओ बाद में जाके ये चीज मना नहीं कर सकता। आपने तो चेक सही टाइम पे दिया था, ईपीएफओ उसको कब कैश करता है, ईपीएफओ का प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप चेक देने जा रहे हैं, तो भाई किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट उसमें ले ले। जनरली हैदराबाद में एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। अगर नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में कहीं पर कोई ऐसा ऑफिस है जहां पर एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट एक पेन पेपर लेके एक चीज लिख लीजिए कि भाई मैं फलाना फलाना चेक जो है इस तारीख को ईपीएफओ को सबमिट कर रहा हूं, तो इसके ऊपर ईपीएफ जो भी वहां का ऑफिशियल होगा उसका साइन और स्टैंप ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये नहीं करेंगे और अगर ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि आप मंथ के एंड में अगर चेक देंगे और अगले महीने में अगर वो कैश हो गया, तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। अगर आपको कोर्ट में जाने की बारी आई, तो ये प्रूफ सफिशिएंट होगा कि आपने सही टाइम पर पैसे दे दिया था। ईपीएफओ उसको कब कैश करता है, ये ईपीएफओ का प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिमांड लेटर दिखता किस तरह से। इसको चेक से पे करना है, डीडी से पे करना नहीं है। ईसीआर फैसिलिटी होती है, ईसीआर फैसिलिटी यूज कैसे करते हैं भगवान जाने, किसको पता है, मुझे तो नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं। अगर किसको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, लोगों को हेल्प हो जाएगी। उसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको बताया कि अंडरटेकिंग आपको 26/6 का देना है, अंडरटेकिंग बाय एम्प्लॉयर देना है। आपको एक पॉजिटिव पे सिस्टम का जो है एक फॉर्मेट भर के बैंक को सबमिट करना है, उसका एक फोटो लेके ईपीएफओ को भी देना है, उसका एक्नॉलेजमेंट अपने पास रखना है ताकि आपका चेक बाउंस ना हो। जब आप चेक जमा करें ईपीएफओ ऑफिस जाके, तो उसका एक्नॉलेजमेंट विद स्टैम्प, साइन एंड डेट ले ले, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आप उसके साथ क्लेम कर सकते। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि डिमांड लेटर किस तरह से बनता है और किस तरह से आपको उसके ऊपर काम करना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो मुझको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइएगा। मैंने अगर कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है, तो वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और उनको इस बात से हेल्प होती है कि भाई अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो वो अपने फॉर्म में ठीक कर लेंगे, ताकि उनकी हायर पेंशन बहुत स्मूथ तरीके से शुरू हो जाए। 2 साल हो गए दोस्तों, बहुत स्ट्रगल रहा है हायर पेंशन के लिए, लेकिन इस स्ट्रगल के बाद जब हम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो यहां पर किसी भी तरह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। यही मेरी कोशिश चल रही है, और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन में मैंने आपके काम का कुछ भी कंटेंट आपको आज तक दिया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो यूट्यूब को पता चलता है कि इस तरह की वीडियो प्रमोट करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन है उन तक दोस्तों इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और उनका फायदा होता है। तो दोस्तों अगर आप खुद एक सीनियर सिटीजन है जिसको इस वीडियो से फायदा मिला है, तो दोस्तों आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपके जो भाई बंधु है, आपके ऐसे दोस्त लोग जिनको आप जानते नहीं हो लेकिन वो भी सीनियर सिटीजन है, वो भी उम्मीद लगाकर बैठे कि उनकी हायर पेंशन बनेगी, तो दोस्तों उनको भी फायदा हो। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, इसके साथ एंगेज करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना फर्ज सही तरह से निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।